नमस्कार, मैं डॉक्टर कुकरेजा, एक फैमिली फिजिशियन हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर वेद को बुलाया, जो एक मशहूर स्पाइन सर्जन है। डॉक्टर वेद, नमस्कार। आजकल हम देखते हैं कि कमर दर्द के बहुत से मरीज परेशान होकर घूमते रहते हैं इधर उधर। इसके विशेष कारण क्या हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, कमर दर्द आमतौर पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत पोस्चर ट्रेनिंग और ओबेसिटी, इन कारणों से होता है। महिलाओं में ये बड़ा आम है। ट्रंकल ओबेसिटी की वजह से लंबर लोडोसिस हमारा बढ़ जाता है, तो सारा स्ट्रेन कमर पे आता है, उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक मुख्य कारण है यंग महिलाओं में कमर दर्द का। तो ये कुछ कारण कमर दर्द के। आजकल हम देखते हैं सर, तकरीबन हर एमआरआई में एक विशेष टिप्पणी लिखी होती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? जी, लंबर कैनाल स्टेनोसिस डॉक्टर साहब, ये बढ़ती हुई परेशानी है। एजिंग के साथ ये देखने को मिलती है। एमआरआई में इसलिए लिखा होता है, मे बी सिम्टोमेटिक हो या ना हो। एमआरआई में जो एक्सियल सेक्शन में कैनाल का डायमीटर वो नापते हैं, वो अगर 10 से कम है या 11 भी है तो उसको स्टेनोसिस बोल देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सिम्टम्स 10 डायमीटर या 11 डायमीटर पे हो। ऐसे भी हमने लोगों को देखा है जिनका डायमीटर 8 या 9 है लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है। तो हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस की जो डेफिनेशन है वो हम तभी बोलते हैं जब सिम्टम्स पेशेंट को हो, चाहे रेडियोलॉजिकली एमआरआई पे हमें स्टेनोसिस दिख रहा है और सिम्टम्स नहीं है तो हम स्टेनोसिस नहीं मानते। डॉक्टर साहब, इस लंबर कैनाल स्टेनोसिस को मैनेज कैसे किया जा सकता है? लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्योंकि कैनाल के डायमीटर को कम हो जाने की वजह से नसों पे दबाव आना, तो नसों पे दबाव हटाने के किसी तरीके से हम स्टेनोसिस को मैनेज कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, उसमें स्पाइनल कैनाल का डायमीटर बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज, स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हम सिखाते हैं, जिससे डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। मे बी टेम्परेरी लेकिन बढ़ता है डायमीटर। आपको पहले संरचना समझनी होगी। मान लो रीढ़ की हड्डी में हम वर्टिब्रा की बात करें तो वर्टिब्रा में एंटीरियरली बॉडी है और पीछे जो कैनाल है, इस कैनाल में से ही स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है जो सारी नसें पैरों को पहुंचाती है। सर्वाइकल कैनाल जो है वो हाथों की नसों को सप्लाई करती है और जो लंबर कैनाल है वो पैरों की नसों को सप्लाई करती है। तो जब स्टेनोसिस होता है तो मरीज के सिम्टम्स ये रहते हैं कि वो बटक पेन और लेग पेन, थोड़ी दूर चलने पे ही पेशेंट कहता है कि मेरे पैर बिल्कुल भारी हो जाते हैं, दर्द होने लगता है और अधिक पीड़ा की वजह से उनको रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। 100 मीटर से कम अगर उनको चलने पे दर्द होने लगे तो हम इसको न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर्स कहते हैं। इसमें कुछ पेन किलर्स टेम्परेरी और फिजियोथेरेपी करने से ही काफी मरीजों को आराम मिल जाता है। योगा से क्या इस बीमारी को मरीज अपने आप को रख सकते हैं? सर, जो रूटीन में योगा करते रहते हैं तो हमने देखा है कि उनका स्टेनोसिस सिम्टोमेटिक नहीं होता, क्योंकि देखिए एजिंग है तो डायमीटर तो कम होना ही है। लेकिन हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज, जैसा मैं बता रहा था कि फिजियोथेरेपी में भी हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज ही सिखाते हैं। योगा में भी जो पवन मुक्त आसन और पादहस्त आसन, इस तरह के कुछ आसन हैं जिसमें स्पाइन फ्लेक्शन में जाती है और पीछे लिगामेंटम फ्लेवम रिलैक्स हो जाता है, तो डायमीटर कुछ हद तक बढ़ता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज का ही एक तरीका योगा भी है, वो करना ही चाहिए, उससे पेशेंट को देगा। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में ऐसी कौन सी स्टेज होती है कि हमें ये कहना पड़े पेशेंट को अब आपको अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, डिस्टेंस अगर क्लॉडिकेशन का बहुत कम हो गया है तो थोड़ी दूर ही चलने के बाद उनको बैठना पड़ता है, बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, बटक पेन होता है, लेग्स पेन बहुत ज्यादा होता है और इससे भी आगे बढ़े तो यूरिनरी सिम्टम्स आने लगते हैं। हालांकि यूरिनरी सिम्टम्स मेल्स में प्रोस्टेट की वजह से भी आते हैं, तो उसके कारणों को तो रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। लेकिन पोस्ट वॉइड हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, यानी कि यूरिन करने के बाद भी आप अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि कुछ यूरिन रुक जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो एक अर्जेंसी होती है जिसमें हमें डिकम्प्रेशन करने की जरूरत है, जिसको एक सामान्य सर्जरी आप कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर स्टेनोसिस इतना ज्यादा हो गया है कि उसके ब्लैडर भी इन्वॉल्व होने लगे हैं पेशेंट को, तो उसको मेरे कहते हैं डिकम्प्रेशन के लिए। लेकिन अक्सर तो ये सुना जाता है और लोग ऐसा ही समझते हैं कि बैक सर्जरी बहुत कठिन होती है। डॉक्टर साहब, स्पाइन सर्जरी बदनाम इसलिए है कि पहले बहुत बड़े बड़े इंसिजन्स लगते थे, पूरी लेमाइना काटी जाती थी। स्टेनोसिस क्योंकि पीछे से होता है तो पूरी लेमाइना काट के ही हम डिकम्प्रेस कर पाते थे। लेकिन अभी तकनीक बहुत अच्छी हो गई है, इवोल्यूशन समझ लीजिए इसको। हमारे पास एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है जिसमें हम हड्डी को बहुत ज़्यादा न काटते हुए सिर्फ बर कर देते हैं।
भर करके उस एरिया को फ्री कर देते हैं जहाँ लिगामेंटम फ्लेवम चिपका हुआ था। जी। तो लिगामेंटम फ्लेवम को निकालने के बाद नसें खुल जाती हैं, उनको जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है और सिम्टम्स पेशेंट के धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये तकनीक की वजह से हुआ है और ये बेहद आसान है। इसके बाद अन्य लाभ ये है क्योंकि ज़्यादा लंबा इसमें स्टे नहीं होता, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पेशेंट को अगले दिन या 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर देते हैं और वो चल पाता है। मेरे ख्याल से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी तो काफ़ी महंगी होती है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है क्योंकि तकनीक हमेशा समय के साथ सस्ती होती है। तो जब एंडोस्कोप शुरू में आए थे, मैं सन 2000 की बात करूं, तब तो ये तकनीक बहुत महंगी लगती थी। लेकिन अभी इंडियन हम स्कोप्स देख रहे हैं जो जर्मनी से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। एमपी मेडिकल एक कंपनी है अहमदाबाद में, मैंने उसका स्कोप इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी तकनीक है। मैं आपको दिखाऊं, ये स्कोप की संरचना है डॉक्टर साहब, ये 15 डिग्री का स्कोप है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब ये रीढ़ की हड्डी के अंदर पहुंचता है तो इसमें कोई डायमीटर इसका 10 मिलीमीटर का है, तो इसी के थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स पास कर पाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट जाके उसको ड्रिल करेंगे और बोन के सिर्फ उतने पोर्शन को निकालेंगे जो लेमाइना स्टेनोसिस का कॉज बनती है। तो ये बहुत सुविधाजनक है, आसान है। इससे हम स्टेनोसिस वाले पोर्शन को, लेमाइना को ड्रिल कर देते हैं और पेरिसन की मदद से उसको निकालते हैं। तो इसमें ना तो बहुत इलाज महंगा होता है और बल्कि ये आसान है, तकनीक द्वारा है। मेरे ख्याल है इसमें 60-65 हज़ार का खर्चा पैकेज अगर बात करें तो सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट, बेड रेस्ट जिसको कहते हैं लोग, क्योंकि अक्सर लोगों के दिल में यही होता है कि सर्जरी हुई है, चाहे वो आप आजकल कह रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी है, दूरबीन से हुई है, कोमॉर्बिडिटीज ज़्यादा नहीं है और प्री एनेस्थेटिक चेकअप पेशेंट का ठीक है, तो मुझे लगता है सिर्फ 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जी। और पेशेंट का ईको, ईसीजी ये सब हम पहले इसलिए कर लेते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ना हो, और अगर सब कुछ ठीक है तो पेशेंट को दूसरे दिन ही हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में PSLD हम इसको बोलते हैं, परक्यूटेनियस स्टेनोस्कोपिक लंबर डिकम्प्रेशन जी, जो हम स्कोपी से करते हैं। इसमें नेक्स्ट डे ही पेशेंट को चला दिया जाता है और दूसरे दिन डिस्चार्ज करते हैं। कोई खास बेड रेस्ट की आवश्यकता इसके बाद। तो कितने दिनों के बाद मरीज ऑफिस जा सकता है? डॉक्टर साहब, तीसरे दिन मरीज ऑफिस जा सकता है। उसको हम कुछ परहेज बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार नहीं बैठना है। कुछ दिन के लिए एक LS बेड, सिंपल बेड जो आती है, वो कोर मसल्स को थोड़ा हेल्प करती है, तो वो देते हैं। कुछ रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ मेडिसिन भी पेशेंट की चलती रहती है, क्योंकि मेडिसिन का फायदा ये होता है कि वो दोबारा स्टेनोसिस ना हो या किसी और लेवल पे ना हो। सर्जरी के बाद नॉर्मल रूप से आदमी जिंदगी जी सकता है एक बार हफ्ते के बाद? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इस सर्जरी को अन्यथा ना लें। ये बड़ी स्पाइन सर्जरी नहीं है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है ये बहुत तकनीक द्वारा विकसित एक सर्जरी है। इसके बाद दूसरे दिन ही हम पेशेंट को चला देते हैं और तीसरे दिन वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, यही इसका एडवांटेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से सब कुछ समझाया और दूरबीन भी दिखाई। अगर कुछ और क्वेश्चन हो दर्शकों के, तो आपका नंबर उनको देने की? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। मरीज सीधा सेकंड ओपिनियन के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया।